साथियों, आज हम ब्लड एंड ब्लड ग्रुप्स चैप्टर को कवर करने वाले हैं बायोलॉजी से, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशंस। सो लेट्स कंटिन्यू। ब्लड एक वयस्क शरीर में 4.5 से 5.5 लीटर होता है। ब्लड भी एक प्रकार का टिश्यू ही होता है जिसका पीएच मान 7.3 से 7.4 होता है। नवजात में ब्लड जो है 300 से 400 ml होता है। ब्लड एक कनेक्टिव तरल टिश्यू या ऊतक होता है। रक्त के टाइप्स होते हैं। रक्त में क्या होता है, ब्लड में कुछ ठोस भाग होते हैं जो कि 45% होते हैं और ये सॉलिड पार्ट होते हैं जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ब्लड के ये ठोस भाग होते हैं जो कि 45% को कवर करते हैं और इसमें कुछ लिक्विड पार्ट भी होता है, तरल पार्ट भी होता है जो 55% होता है। इसमें क्या होता है, जिसको जो 55% रक्त के लिक्विड पार्ट होता है इसको प्लाज्मा कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि भोजन, CO2 युक्त अपशिष्टों को घुले हुए रूप में ले जाते हैं। ये क्या होता है कि बॉडी जब क्या करता है, अवशोषण करता है भोजन पच जाने के बाद, तो ये प्लाज्मा में जाता है भोजन, अवशोषित भोजन। अब हम लोग अब प्लाज्मा को पढ़ लेते हैं। प्लाज्मा, ये कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा हम लोग देख लेते हैं। प्लाज्मा में जल की मात्रा 90 से 92% होती है। रक्त द्रव्यमान बनाए रखना इसका कार्य होता है। विभिन्न घटकों को ये घोले हुए रहता है। दूसरा, ग्लूकोज एवं अन्य शर्करा इसमें मौजूद होते हैं जो कि ऊर्जा प्रदान करते हैं, चयापचय प्रक्रिया में शामिल होते हैं। और क्या होता है, इसमें प्रोटीन भी होता है। प्रोटीन होता है 7 से 8%। रक्त प्लाज्मा में प्रोटीन होता है जिसमें एल्ब्यूमिन जो कि द्रव संतुलन बनाए रखने में काम आता है, ग्लोब्यूलिन जो प्रतिरक्षा प्रणाली से को मजबूत करता है और संक्रमण से लड़ता है, और एक है फाइब्रिनोजेन, ये रक्त थक्का में मदद करता है। मान लीजिए दोस्तों कहीं पे कुछ कट जाता है, ये जो फाइब्रिनोजेन है जैसे कटा हुआ पे आकर ऐसे चिपक जाता है और रक्त का बहाव जो है बंद हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं विटामिन्स व हार्मोन्स। उसी में रक्त प्लाज्मा में ही विटामिन व हार्मोन्स भी होते हैं जो शरीर की विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, और अपशिष्ट पदार्थ भी उसमें होते हैं। उसी में रक्त प्लाज्मा में वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं जैसे कि यूरिया प्रोटीन के अपघटन के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट है, और क्रेटिनिन मांसपेशियों के अपघटन का अपशिष्ट क्रेटिनिन है, और प्रोटीन के अपघटन के दौरान जो उत्पन्न अपशिष्ट होता है वो होता है यूरिया। प्रोटीन के अपघटन के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट यूरिया, और मांसपेशियों के अपघटन का अपशिष्ट होता है क्रेटिनिन। आगे देखते हैं दोस्तों, ये क्या होता है कि हीमोग्लोबिन को Hb से सूचित किया जाता है और O2 को, ऑक्सीजन को O2 से, और ये जब मिलता है तो HbO2 हो जाता है, यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन इसको कहा जाता है HbO2 को। और जब हीमोग्लोबिन में रक्त मिलता है तो रक्त क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। ये अभी हम जो बोले ये ब्लड कार्पस्कल्स का हम लोग बात बोले। ब्लड कार्पस्कल्स जो हैं, रक्त कणिकाएं 3 प्रकार के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। यानी कि अभी हम लोग लिक्विड के बारे में ये सब लिक्विड के बारे में पढ़ें। अब हम लोग रक्त के ठोस पार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि आरबीसी है। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। ये द्विअवतल डिस्क के आकार का होता है, यानी कि इधर से भी थोड़ा धंसा हुआ, इधर से भी थोड़ा धंसा हुआ, इस टाइप से होता है। ये ऐसा होता है लेकिन अंदर ये धंसा हुआ होता है, इस टाइप से होता है। द्विअवतल यानी कि दोनों तरह से अंदर डिस्क के आकार का होता है।
केंद्र में गर्त यानी कि गड्ढा टाइप का होता है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया भी इसमें नहीं पाया जाता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इसमें नहीं पाया जाता है। लेकिन ये O2 का ट्रांसपायरेशन करता है। और क्या होता है, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है, इसमें O2 को चिपका लेता है। ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन क्या होता है, ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो O2 को चिपका लेता है और इसी के कारण रक्त लाल हो जाता है। WBC को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। प्रतिरक्षा प्रणाली का यह हिस्सा होता है, यह संक्रमण से लड़ता है और ये इसका जो जीवन काल होता है 12 से 20 दिन का होता है। और प्लेटलेट्स को जो है थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड आरबीसी फर्दर। आगे हम लोग आरबीसी के कार्य को और इसके और सारे फंक्शन को देखते हैं। आरबीसी हीमोग्लोबिन आयरन युक्त प्रोटीन। आरबीसी क्या होता है, आरबीसी के बारे में, हीमोग्लोबिन जो है वह आयरन युक्त प्रोटीन होता है जो फेफड़ों से O2 को शरीर के ऊतकों एवं अंगों तक ले जाता है। क्या होता है, रक्त हमारे शरीर में परिसंचरण करते रहता है, तो फेफड़ा तक भी रक्त जाता है, तो फेफड़ा तक जो हीमोग्लोबिन जाता है उसमें फेफड़ा जो ऑक्सीजन लेता है उसके थ्रू जो है शरीर के ऊतकों एवं अंगों तक ले जाता है। रुधिर का रंग O2 युक्त धमनी यानी कि जिस धमनी में ऑक्सीजन होता है वह चमकीला लाल कलर का होता है, और O2 के बिना सीरा, O2 के बिना यानी कि ऑक्सीजन नहीं है तो उसको सीरा कहा जाता है, और ये गहरा लाल बैगनी की तरह होता है। मान लीजिए कि जिस रक्त में ऑक्सीजन नहीं है वह गहरा लाल और बैगनी कलर का होता है। आगे देखते हैं हम लोग हीमोग्लोबिन का प्राकृतिक रंग क्या होता है, तो ये बैगनी होता है, पर्पल कलर का होता है, मोटा मोटी पर्पल कलर का होता है हीमोग्लोबिन का नेचुरल रंग। लेकिन जैसे उसमें ऑक्सीजन मिलता है उसका रंग बदल जाता है। अच्छा, कार्य O2 का परिवहन यानी कि आरबीसी का काम क्या है, आरबीसी रेड ब्लड कार्पल्स का कार्य होता है कि O2 का परिवहन और CO2 को फेफड़ों तक ले जाना। यानी कि जो हम सांस लेते हैं उससे ऑक्सीजन फेफड़ा तक आता है और उस ऑक्सीजन को आरबीसी सभी अंगों तक ले जाता है, और जो सभी अंगों से अशुद्ध रक्त में जो CO2 आता है उसके फेफड़ा तक ले जाता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ सके। और जो आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन होता है। इसका निर्माण कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा बोन मैरो में इसका निर्माण होता है। और ये इसका जो है नष्ट या फिर इसका मृत्यु कहाँ पे होता है आरबीसी का, तो यकृत, लीवर या स्प्लीन या फिर तिल्ली में होता है। ठीक है, और इसी को जो है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। किसको बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ये स्प्लीन या फिर तिल्ली को बोलते हैं। एरिथ्रोसाइट भी इसको कहते हैं। कोशिकांगों एवं केंद्रक की कमी, इसमें न कोशिकांग होता है न केंद्रक होता है। ऊंट व लामा को छोड़कर, ऊंट व लामा ऐसे जीव है जिसके आरबीसी में केंद्रक भी होता है और कोशिकांग भी होता है, बाकी सब में नहीं होता है। चलिए दूसरे रक्त कणिका जो ठोस पार्ट होता है WBC को पढ़ते हैं। ये विभिन्न प्रकार के होते हैं, आकार एवं संरचना में विविधता पाई जाती है। इसमें केंद्रक होता है, आकार में ये बड़े होते हैं। ये बैक्टीरिया, वायरस, रोग जनकों को नष्ट करते हैं। कौन, WBC। अस्थि मज्जा में भी इनका निर्माण होता है और इनका जीवन काल 12 से 20 दिन होता है, 12 से 20 दिन होता है। और इनका शेप जो है, आरबीसी का जो शेप है दैट इज नॉट फिक्स्ड। और ये क्या होता है, WBC 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। न्यूट्रोफिल होता है, बेसोफिल होता है और इओसिनोफिल्स होता है। और देखिए इसको तो मुख्य रूप से 2 टाइप में बांटा गया है WBC को, ग्रेन्युलोसाइट और एक ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट मतलब
कि जो अनाज के दाने की तरह होता है, और एक ग्रेन्युलोसाइट जो अनाज के दाने की तरह नहीं, उसका फिक्स नहीं होता है शेप। तो ये 5 प्रकार के होते हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल्स, और क्या होता है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। अब इस पांचों के जो फंक्शन होते हैं थोड़ा थोड़ा लेट्स देम अंडरस्टैंड, लेट्स रीड देम। न्यूट्रोफिल क्या होता है कि सबसे ज़्यादा होता है, इनकी संख्या सबसे ज़्यादा होता है, ठीक। ये बैक्टीरिया को नष्ट करना इनका काम होता है। नष्ट करने वाले रसायनों का ये संश्लेषण करते हैं। ये ऐसे संश्लेषण का निर्माण करते हैं जो बैक्टीरिया के नष्ट कर देते हैं। ये ग्रेन्युलोसाइट होते हैं, ठीक है। अच्छा, इनका नंबर जो है 1 से अधिक होता है। एक होता है बेसोफिल। बेसोफिल ये सबसे कम संख्या में होता है, इसकी संख्या सबसे कम होती है। ये अन्य WBC को उत्तेजित करता है, रक्त वाहिका को फैलाता है। मान लीजिए कोई बैक्टीरिया, बाहरी बैक्टीरिया हमारे शरीर में आया तो बेसोफिल क्या करता है, उत्तेजित करता है अन्य WBC को कि कोई आ गया है, हमला करो उसके ऊपर, और अंदर से WBC को आने के लिए वाहिका को फैला देता है ताकि बॉडी को सुरक्षा प्रदान किया जा सके। एक होता है इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स ये फॉरेन बॉडी को नष्ट करने वाले रसायन का निर्माण करता है। इओसिनोफिल्स का काम क्या है कि जैसे इसको सूचना मिलती है बेसोफिल के द्वारा कि कोई बाहरी बॉडी आ गया है, उसके लिए क्या करता है, उसको नष्ट करने के लिए ये रसायन का निर्माण करता है। ये क्या करता है, इन्फ्लेशन संबंधी प्रक्रिया के लिए रसायन भी निर्माण करता है। अच्छा, अब देखते हैं ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट 2 प्रकार के होते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट की क्या करता है, ये क्या करता है, सबसे पहले रिकॉग्नाइज करता है कि भाई आया कौन है, और तब उसको नष्ट कर देता है। रिकॉग्नाइज करने का काम करता है ये, और नष्ट भी करने का काम करता है। ये सबसे आकार में सबसे छोटे होते हैं और संख्या में सबसे कम होते हैं बेसोफिल। अब होता है मोनोसाइट। मोनोसाइट से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ये रोगाणुओं को निगल जाता है। मान लीजिए कि यहाँ कोई रोगाणु है, यहाँ कोई रोगाणु है, तो ये मोनोसाइट क्या होता है, ऐसे 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 बढ़ता है, ऐसे 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 बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते इसको घेर कर इसको खा जाता है। इस ढंग से ये काम करता है। रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए ये क्या करता है, मैक्रोफेज में बदल जाता है, यानी कि उनको जो है उनको भोजन बना के खा जाता है। अब WBC के बारे में कुछ और जान लेते हैं। WBC क्या करता है, जो वाइट ब्लड सेल होता है ये फैगोसाइटोसिस, जैसे कैसे ये मोनोसाइट जो है रोगाणुओं को नष्ट करने के मैक्रोफेज में बदलता है, यानी कि जिस रोगाणु को निगलने और नष्ट करने की शामिल कोशिकाओं की प्रक्रिया, यानी कि रोगाणु को निगलने और नष्ट करने में शामिल कोशिका जो होता है, यानी कि WBC यदि किसी रोगाणु को खाता है, वो नष्ट करता है, उसको फैगोसाइटोसिस कहते हैं। WBC, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल मिलता है तो ये फैगोसाइट हैं। जब मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल क्या करता है, इसकी संख्या सबसे ज़्यादा होता है बैक्टीरिया को नष्ट करने वाले रसायनों का उत्पादन करना, यानी कि मोनोसाइट क्या करता है, नष्ट करने वाले रसायन का ये उत्पादन कर देता है, और न्यूट्रोफिल क्या करता है, नष्ट करने वाले रसायनों का उत्पादन कर देता है, और मोनोसाइट क्या करता है, उत्पादन करके उसको निगलने लगता है। इस दोनों प्रक्रिया को कहते हैं फैगोसाइट। अब बचता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करता है, ये क्षतिग्रस्त वाहिका की पहचान कर वापस में जुड़ जाना। मान लीजिए कि जैसे कि हम बताए थे कि ये हमारा क्या है, ये हमारा पैर है, मान लीजिए यहाँ पे कट गया, तो ये प्लेटलेट्स क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है कि यहाँ पे कटा हुआ है, तो यहाँ पे आके जुड़ जाता है और इसको बांध देता है, तो ब्लड का क्लॉटिंग हो जाता है। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। ये क्या करता है, रक्त का थक्का जमना इसका काम होता है। जहाँ चोट लगती है थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण हो जाता है, और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है कि धीरे धीरे जमने लगता है और वहाँ पे बंद कर देता है रक्त का स्राव। स्टेप्स एंड डिस्क्रिप्शन, यानी कि ये थ्रोम्बोसाइट जो है कैसे काम करता है।
थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण करता है। जहाँ पे चोट लगता है वहाँ पे पहचान कर थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण करता है। कहाँ पे? घाव के स्थान पर ऊतक एवं प्लेटलेट सूज कर थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक एंजाइम का निर्माण करते हैं। ये एक एंजाइम, मान लीजिए कि चोट लग गया मेरे हाथ में, तो वहाँ पे पहचान लेता है, पहले यहाँ पे चोट लगता है और वहाँ पर प्लेटलेट्स टूट जाते हैं और थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण कर लेते हैं। अच्छा, अब क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में परिवर्तन। प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बोप्लास्टिन की उपस्थिति में, थ्रोम्बोप्लास्टिन यहाँ पे बन गया पहले, अब प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बोप्लास्टिन की उपस्थिति में कैल्शियम एवं विटामिन के की मदद से थ्रोम्बिन में परिवर्तन हो जाता है। यानी कि थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है प्रोथ्रोम्बिन के मदद से ये कैल्शियम एवं विटामिन के मदद से ये थ्रोम्बिन में परिवर्तन हो जाता है। और थ्रोम्बिन क्या करता है? फाइब्रिनोजेन से फाइब्रिन तंतु में परिवर्तन, और थ्रोम्बिन की उपस्थिति में फाइब्रिन तंतु में परिवर्तन हो जाता है। और वही फाइब्रिन क्या करता है कि फाइबर की तरह ऐसे फाइबर की तरह ऐसे जुड़ जाता है और रक्त को बाहर निकलने से रोक देता है। रक्त का थक्का निर्माण, लाल रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स फाइब्रिन तंतुओं में के जाल में फंसकर, जो अब इतना छोटा लाल रक्त, मान लीजिए कि ये जाल है, इतना छोटा कर दिया कि रक्त का जो लाल कण है इससे बाहर निकल ही नहीं पाता है, उस जाल से नहीं निकल पाता है, तो थक्का बनते हैं। और क्लॉटिंग के लिए आरबीसी जरूरी है, जरूरी है, रेड ब्लड सेल्स जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हिपैरिन का काम क्या है? हिपैरिन रक्त थक्का रोधी है। ये रक्त पतला करने वाला दवा है। मान लीजिए कि किसी को हार्ट अटैक आता है, डॉक्टर उसको रक्त थक्का रोधी दवाई देता है ताकि इसके अंदर कहीं रक्त का फ्लो कम ना हो। शरीर में ये स्वाभाविक रूप से होता है। बेसोफिल और मास्ट सेल का ये निर्माण करता है। ये हिपैरिन क्या करता है? मान लीजिए कि ये सबको इन्फॉर्मेशन देता है हिपैरिन के थ्रू। अच्छा, इसका विकल्प हीरोडिन होता है। हिपैरिन जो है का विकल्प, हिपैरिन का ही काम हीरोडिन भी करता है। रक्त चूसने वाला जो जोंक होता है, जोंक के लार ग्रंथि में होता है, जो रक्त थक्का रोधी होता है। यानी कि मान लीजिए ये जोंक है, ये काट लिया, यहाँ पे जैसे काटता है चूसने लगता है खून, वहाँ पे क्यों नहीं खून रुकता है? खून क्यों नहीं, यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन क्यों नहीं काम करता है? क्योंकि यहाँ पे जो हिपैरिन है या फिर जो है क्या बोलते हैं हीरोडिन जो है, यहाँ पे क्या करता है कि रक्त थक्का होने ही नहीं देता है, ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं देता है ताकि प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन का निर्माण हो सके। प्लेटलेट्स छोटे अनियमित आकार के कोशिका खंड होते हैं। केंद्रक इसमें नहीं होता है और अस्थि मज्जा में इनका भी निर्माण होता है। ब्लड सेल्स एंड कार्पल्स क्वांटिटी, इनकी मात्रा आगे वाले हम एथी में पढ़ते हैं, आगे वाला वीडियो में, ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको सच में लाइक लगा है, अच्छा लगा है, तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। देखिए, आरबीसी की संख्या 10 लाख होता है, प्लेटलेट्स का संख्या 1.5 लाख से 4.5 लाख होता है, और डब्ल्यूबीसी की संख्या 1000 यानी कि 1000 में होता है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो संख्या होता है ये 10 लाख होता है आरबीसी का, प्लेटलेट्स का 1.5 से 4.5 लाख और डब्ल्यूबीसी का 1000 होता है। और साइज जो है, सबसे बड़ा साइज जो है डब्ल्यूबीसी का होता है, उसके बाद आरबीसी का, उसके बाद प्लेटलेट्स का। आगे वाले वीडियो में हम लोग देखते हैं फर्दर।